सोमवार 9 दिसंबर। आज की देश की मुख्य न्यूज हैं। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। सीरिया राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे। तस्वीरों में सीरिया विद्रोह। देश की खबरों में बीजेपी बोली सोनिया अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। शरद पवार बोले महायुति की जीत से लोगों को नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। महाराष्ट्र में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस। अमित शाह बोले बॉर्डर की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान निपट लेंगे। आदित्य ठाकरे बोले सपा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम। कश्मीर के जोजिला में पारा -18 डिग्री, आज -25 पहुंच सकता है। उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गोली मारी। गुजरात कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को बरी किया। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस। राजस्थान में स्कूली बच्चों की बस पलटी, 3 की मौत। एनसीआर में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड से न्यूज है, ऐसी बहन को सैल्यूट। एम्बुलेंस का पैसा नहीं था तो टैक्सी की छत में बात कर ले गई भाई का शव। देहरादून हरिद्वार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और हमें फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब न्यूज विस्तार से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके लिए बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाज़त दी गई। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान भारत विरोधी बयान दिए। रिजवी ने कहा भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। बता दें कि चटगांव में 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम उर्फ आलिफ की मौत हो गई थी। वकील की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चला। रिजवी ने दावा किया कि भारत ने वीज़ा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा इससे हमारा देश संपन्न होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। बॉर्डर बंद करके अच्छा काम किया। फेंसिडिल और याबा दोनों नशीली दवाएं भारत से आते हैं थे लेकिन अब नहीं आएंगे। इस बीच सुबह से ही इंडियन हाई कमीशन के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ सेना के 3 प्लाटून के साथ पुलिस भी मौजूद है। इस दौरान कुछ आम पैसेंजर्स को भी रोका गया और उन पर शक होने पर पूछताछ की गई। सीरिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे। सेना बोली उनकी सत्ता खत्म। लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा, टैंकों पर चढ़कर जश्न मनाया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी राइटर के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे थे जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा किया है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3.7 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों में चढ़कर
सेलिब्रेट करने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई। बशर अल असद का परिवार 50 साल से ज़्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। बशर के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। न्यूज देश के विस्तार से। बीजेपी बोली सोनिया अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी। भारत विरोधी सोरोस कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। दोनों मिलकर इकोनॉमी तबाह करना चाहते हैं। भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है। सोनिया इसकी सह अध्यक्ष है। कांग्रेस पर बीजेपी के दो गंभीर आरोप। पहला आरोप, कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिला है। इस फंड का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा आरोप, राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला 3 पॉइंट में समझिए। पहला, राहुल ने ओसीसीआरपी रिपोर्ट्स का हवाला देकर केंद्र को घेरा। ओसीसीआरपी खोजी पत्रकारों का एक संगठन है। इसी संस्था ने साल 2023 में अपनी रिपोर्ट में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इसके अलावा इसी संस्था ने पेगासस मुद्दे को लेकर भी रिपोर्ट पब्लिश की थी। राहुल गांधी कई बार ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी बोली ओसीसीआरपी और राहुल मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश में। 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फ्रांसीसी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार की तरफ काफ़ी फंडिंग मिलती है। साथ ही इस संगठन को अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से भी पैसा मिलता है ताकि भारत विरोधी अभियान चलाया जा सके। भाजपा का कहना है कि संसद सत्र से पहले जानबूझकर भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ रिपोर्ट लाई जाती है ताकि संसद ना चल सके। इससे भारत का नुकसान हो और भारत के उद्योगपति ना पनपें। यही राहुल गांधी की कोशिश है। संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी कुर्सी के लिए देश को बेचने से भी गुरेज नहीं करेगा। राहुल गांधी देशद्रोही हैं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अमेरिका का बीजेपी आरोपों से इनकार। बीजेपी के इन आरोपों को अमेरिका सरकार ने खारिज किया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मीडिया स्वतंत्रता का समर्थक है, वह ओसीसीआरपी को फंड नहीं करता। ओसीसीआरपी ने भी भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इनमें से एक का नाम सलील शेट्टी बताया जा रहा है, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यह फाउंडेशन ओसीसीआरपी संस्था को फंड करता है ताकि भारत के खिलाफ रिपोर्ट छप सके। बीजेपी के ने दावा किया कि सलील राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी देखे गए थे। इसके अलावा दूसरा नाम बांग्लादेशी पत्रकार मुसिफ कुल फजल अंसारी का है, जो वो भी ओसीसीआरपी से जुड़े हैं। भाजपा का कहना है कि इन दोनों लोगों ने दोनों लोगों से राहुल मिलते हैं। 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था ओसीसीआरपी इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों द्वारा फंडेड ओसीसीआरपी 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है। इसे 24 नॉन प्रॉफिट सेंटर्स ने मिलाकर बनाया है। यह संस्था यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में काम करती है। ओसीसीआरपी ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि वह कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के बारे में रिसर्च करती है और उसकी रिपोर्ट मीडिया संस्थानों की मदद से पब्लिश करती है। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र विरोधी बता चुके हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। जॉर्ज पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप है। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। 2014 में इसने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों को मदद करने वाली संस्थाओं को फंड देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। अगस्त 2023 में जॉर्ज का म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में दिया बयान बेहद चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक
देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने सीएए 370 पर भी विवादित बयान दिए। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी को निशाना साधा था। सोरेस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौके पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। पंजाब के 101 किसानों ने रविवार 8 दिसंबर को दूसरी बार शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी के पुल पर रोक लिया। करीब पौने 4 घंटे बाद जत्थे को वापस लौटना पड़ा। किसान नेता पंधेर का कहना है कि कल दोनों फोरम फैसला करेंगे कि आगे कब जाना है। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे धरना स्थल से दिल्ली कूच के लिए निकला। पुल पर पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वह दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पुलिस ने किसानों को चाय बिस्कुट ऑफर किए और फूल भी बरसाए। फिर भी किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े रहे। पुलिस ने दोबारा आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें 8 किसान घायल हुए। किसान नेता सरवन पंधेर के मुताबिक एक किसान की हालत गंभीर है, उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। ऐसे में जत्थे को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। इसके बाद शंभू बॉर्डर पर अम्बाला के डीसी और एसपी ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से मीटिंग की। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि हरियाणा के प्रशासन ने एक दिन यानी कल की मोहलत मांगी है। उनका कहना है कि कल पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। उसके बाद अधिकारियों से बातचीत कर दिल्ली जाने की छूट को लेकर हमें जानकारी देंगे। इसी दौरान हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को बैरिकेडिंग उखाड़ने की कोशिश का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें किसान बैरिकेड पर लगी जाली को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के बाद पहली बार आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इससे पहले 6 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 8 किसान घायल हो गए। इसके बाद पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट से बॉर्डर खोलने की मांग। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पंजाब के गौरव लूथरा ने याचिका दायर कर बॉर्डर खोलने की मांग की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को आदेश दे कि बॉर्डर खोले जाए। बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कल याचिका पर सुनवाई कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया है। पवार ने कहा, यह सच है कि हम हार गए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, बहुत नाराजगी है। पवार ने शनिवार को कोल्हापुर में कहा था कि चुनाव में राजनीतिक दलों को मिले वोटों और जीती सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उसने 15 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे शिवसेना को 17 लाख वोट मिले और वह 57 सीटों पर जीती। पवार ने कहा कि अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीट जीती, जबकि मेरी पार्टी एनसीपी को 72 लाख वोट मिले और हमें केवल 10 सीटें जीत मिली। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। शरद पवार के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वरिष्ठ नेता होने के नाते शरद पवार को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण की सलाह देंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे। कुल 2088, बहुमत 145। महायुति को मिले हैं 230 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 46, भारतीय जनता पार्टी को 132, कांग्रेस को 16, शिवसेना शिंदे को 57, शिवसेना उद्धव को 20, एनसीपी अजीत को 41 और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें मिली हैं, अन्य को 12 सीटें। पवार ने विपक्ष के नेता और सपा के अलग होने पर भी बात की। सरकार के वादों पर पवार ने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा किए गए सभी चुनावी वादे जल्द से जल्द लागू हों। इसमें लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपया करना शामिल है। विपक्ष के नेता पर पवार ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास जरूरी 10% यानी 29 विधायक की संख्या नहीं है। विपक्षी दल यह मांग नहीं कर सकते कि विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा, 1980 के दशक में जब दल बदल के कारण उनकी अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 6 रह गई थी, तब भी वह 1 साल के लिए विपक्ष के नेता बने, जिसके बाद मृणाल गौरे और निहाल अहमद को विपक्ष का नेता बनाया गया, क्योंकि विपक्ष ने पद को बारी बारी से बदलने का निर्णय लिया था। सपा के एमबीए से अलग होने पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी
महाविकास अघाड़ी से अलग होने इस पर पवार ने कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर दृढ़ है कि विपक्षी एकता जरूरी है। शिवसेना के एक अखबार में विज्ञापन देकर बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को प्रशंसा का सवाल वो टाल गए। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर पवार ने राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डी मिलने पर कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह गड्डी एक सांसद के आसन पर कैसे पहुंची। यह वह सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविवार को 105 विधायकों ने शपथ ली। कई विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद शपथ रोक दी गई थी। आज कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख, एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही शपथ ली। इससे पहले शनिवार को 173 विधायकों ने शपथ ली थी। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। अब बाकी बचे 9 विधायक सोमवार को शपथ लेंगे। इधर राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। दरअसल आज स्पीकर पद के लिए उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा। ऐसे में कोलाबा सीट से विधायक नार्वेकर को निर्विरोध चुना गया। 2022 में एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होकर सीएम बनने के बाद राहुल नार्वेकर को स्पीकर बनाया गया था। तब शिवसेना ठाकरे गुट ने उन पर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने में देर करने का आरोप लगाया था। शपथ ग्रहण से पहले विपक्ष के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। ये सभी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग को लेकर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में किसानों ने शनिवार को आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस समय बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस पर किसानों ने दावा किया है कि वह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वो पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने इससे इनकार किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बोर्ड की तरफ से किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है, किसी जमीन पर दावा नहीं किया गया है। एक व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, सिर्फ उसे नोटिस भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानी जाती है। यही वजह है कि सीमा पर जब किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती। यही भरोसा रहता है कि हमारे बीएसएफ के जवान हैं, निपट लेंगे। अजय भारत का विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों को के दिलों में पैदा हुआ है। इसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए जवानों को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। उनके सामने जवानों स्वान टीम ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। इससे पहले गृह मंत्री ने सुबह ठीक 11 बजे बीएसएफ की जीप से एसटीसी स्थित परेड ग्राउंड के मुख्य मंच तक लाया गया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड से पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा लिया। उधर बीएसएफ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद विधानमंडल में शिवसेना विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शनिवार को महाविकास अघाड़ी से अलग होने की घोषणा की थी। शिवसेना उद्धव ने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर अखबार में ऐड छपाकर बधाई दी थी। उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिससे नाराज अबू आजमी ने कहा था, भाजपा और शिवसेना उद्धव में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने वालों को बधाई दी। उद्धव के करीबी ने सोशल मीडिया पर मस्जिद ढहाए जाने की तारीफ की। हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए आदित्य ने रविवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनके कुछ नेता भाजपा की मदद करते हैं, उनकी बी टीम बनकर काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के जोजिला में शनिवार रात तापमान -18 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार रात को पारा -25 डिग्री सेंटीग्रेड और सोमवार रात को -29 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। वहीं श्रीनगर का तापमान पिछली रात -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी उत्तर भारत में के मैदानी इलाकों में सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। ज़्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच है, जबकि इस समय तक इन इलाकों में तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच रहता है। ऐसा गंगा और सिंधु नदी बेसिन में बर्फ का स्तर कम होने की वजह से हो रहा है। इन इलाकों में स्नो कवर बीते 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। गंगा नदी बेसिन में तो यह पिछले साल की तुलना में 40% तक कम है। वहीं सिंधु नदी बेसिन में 10 से 20% तक कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी के मौसम में भी बर्फ का स्तर बढ़ता रहता है, क्योंकि अमूमन हफ्ते में 1-2 बार बर्फबारी होती है। इस बार मानसून खत्म होने के बाद आए सभी पश्चिमी विक्षोभ
कमजोर थे। इसके चलते बर्फबारी कम हुई और स्नो कवर जितना बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ सका। कश्मीर में बर्फबारी, मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में गुलमर्ग, माछिल सेक्टर, कुपवाड़ा, पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी के बाद घाटी विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गई है। वहीं बर्फबारी के कारण शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में केलांग और आसपास के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घाटी में और बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश। आईएमडी के मुताबिक 9 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि इन 2 दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 9 दिसंबर के बाद तेज गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। ठंड सबसे पहले राजस्थान में और फिर पंजाब और हरियाणा में महसूस होगी। उधमपुर में रविवार सुबह 2 पुलिसकर्मियों के शव पुलिस वैन में मिले। इनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। जांच करने पहुंची अधिकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मी एक दूसरे की गोली मारकर हत्या की। पुलिस का कहना है कि यह आपसी रंजिश से जुड़ा मामला है। पुलिसकर्मी सोपोर से जम्मू क्षेत्र के रियासी से तलवाड़ा के असिस्टेंट ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। इनमें से एक ड्राइवर और दूसरा हेड कांस्टेबल था। हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या करने से पहले किसी बात पर ड्राइवर पर गोली चलाई थी। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। इस घटना में एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मामूली रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं उससे मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है। AK-47 से किए हमले, फिर खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेड कांस्टेबल मलिक ने गोलीबारी में अपने AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया। दोनों सोपोर में तैनात थे और कश्मीर के रहने वाले थे। प्राथमिक जानकारी के हवाले से बताया कि आरोपी मलिक ने पहले ड्राइविंग कर रहे रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। घटना सुबह 6:30 बजे की है। बाद में स्थानीय लोगों ने रेहमबल इलाके में काली माता मंदिर के पास पुलिस वैन के अंदर पुलिसकर्मियों की गोली से छलनी शव पड़े देखकर पुलिस को खबर दी। गुजरात के पोरबंदर की एक कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1997 के कस्टडी में टॉर्चर करने के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता साबित नहीं कर सके कि संजीव भट्ट ने शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भट्ट उस समय पुलिस अधिकारी थे और उन पर केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई थी। हालांकि संजीव फिलहाल कोर्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे 1990 के एक और मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला? 1994 में हथियार बरामदगी के मामले में 22 आरोपियों में से एक नारायण जाधव ने 6 जुलाई 1997 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भट्ट के खिलाफ शिकायत की थी। उसने कहा कि उसे पुलिस कस्टडी में संजीव भट्ट और कांस्टेबल बजभाई चौ ने टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा और आर्म्स एक्ट के मामले में कबूलनामा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया था। उसने भट्ट पर आरोप लगाया कि पोरबंदर पुलिस की टीम 5 जुलाई 1997 को ट्रांसफर वारंट पर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से जाधव को पोरबंदर में भट्ट के घर ले गई थी। जाधव को उसके गुप्तांगों और शरीर के अन्य हिस्सों पर बिजली के झटके दिए गए। उसके बेटे को भी बिजली के झटके दिए गए। जाधव ने कोर्ट में टॉर्चर की जानकारी दी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। अदालत ने 31 दिसंबर 1998 को मामला दर्ज कर भट्ट को चौक को सम्मन जारी किया। 15 अप्रैल 2013 को अदालत ने भट्ट और चौक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। राहुल गांधी के खेड़ापति बालाजी में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। 8 दिन से चल रहे ट्रेनिंग कैंप में सुबह के सेशन में राहुल गांधी ने सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग कैंपस में कराटे यूनिफॉर्म में नजर आई। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9 बजे ट्रेनिंग में पहुंचे और नेतृत्व संगम में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। राजस्थान में के कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग कैंप में जाने की अनुमति नहीं थी। शाम को राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्कूली बच्चों की बस पलट गई। हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हेडमास्टर समेत 17 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 67 लोग सवार थे। इनमें से 62 बच्चे, 6 टीचर और 1 ड्राइवर था, जिसे जिले के दूसरी नाल में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे हुए हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। देहरादून और हरिद्वार पुलिस की देर रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुए। फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है, जबकि घायल बदमाश को इलाज के लिए हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है, जब चेकिंग के दौरान कार रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया था कि रविवार शाम तक दिल्ली के आसमान के इलाकों में बारिश हो सकती है। अब संभावना हकीकत में बदल गई है और झमझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना कर दिया है। लेकिन यह सुहाना मौसम
लोगों को अब ठंड का एहसास और ज़्यादा करवाने वाला है। अब जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान लगाया है कि पूरे उत्तर भारत में 10 से 14 दिसंबर के बीच में शीतलहर की स्थिति रहने वाली है। इस वजह से मौसम का मिजाज बदलेगा, ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब संभावना जताई गई है कि सबसे ज़्यादा ठंड आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के इलाकों में रहेगी। इन्हीं इलाकों में घना कोहरा भी अब लोगों को परेशान करने वाला है। ऐसा अनुमान जताया गया है कि 4 से 5 दिनों में 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान बात करें तो यह 4 से 5 डिग्री तक ज़्यादा गिर सकता है। भाई-बहन का रिश्ता अनमोल होता है। उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बहन ने अपने भाई के शव को टैक्सी की छत पर बाँधकर 195 किलोमीटर दूर अपने गाँव ले गई। दरअसल बहन एम्बुलेंस सेवा का खर्च देने में असमर्थ थी। इस घटना का संज्ञान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है और उन्होंने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।